वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। होपफुली दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने 2 पार्ट्स में क्या देखा है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में करंट डिलीवर करने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं। वो मशीन या तो कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज पे काम कर सकती है। उस मशीन से 2 इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं जिनको हम अपनी स्किन में प्लेस करते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना करंट हमारे स्किन के अंदर जाएगा, कितना रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। उनमें से एक फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव इफेक्ट। अब ये जो करंट हम यूज करते हैं, मेनली 2 टाइप के ही करंट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट, जिसको हम बाईफेजिक या मोनोफेजिक करंट भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोथेरेपी में मैंने आपको बताया था, जनरली हम इन करंट्स को पल्सेस के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब डायरेक्ट सिंपल एसी या कॉन्टिन्यूस एसी या डीसी की जगह इनको पल्सेस में दिया जाता है, मॉडिफाई करके दिया जाता है। अब इन करंट से कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ और किस शेप की हम वेव यूज कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे, तो ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉडर्न इलेक्ट्रोथेरेपी में इन करंट्स को किन मोडालिटीज में हम यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो बहुत सारी इंडिकेशंस है जब हम इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज करते हैं, पर हम कॉमन जो इंडिकेशंस है जिसमें मेनली इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन से करंट्स मॉडर्न इलेक्ट्रोथेरेपी में अभी के टाइम में यूज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि करंट हमारी बॉडी में करता क्या है। तो मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा ताकि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको समझ आ जाए। तो सबसे कॉमन इंडिकेशन जिसके लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज करते हैं वो है पेन। अब पेन को हम ड्यूरेशन के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्यूट पेन या क्रॉनिक पेन, या फिर हम डेप्थ के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि सुपरफिशियल पेन हो रहा है या डीप साइटेड पेन हो रहा है, या फिर हम साइट के बेसिस पे बता सकते हैं कि मेरे को शोल्डर पेन हो रहा है, लो बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, या फिर कंडीशन स्पेसिफिक बता सकते हैं कि वो जो पेन है वो आर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, एंकल स्प्रेन की वजह से हो रहा है, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, जो इंसीजन साइट है जहाँ पे इंसीजन लगे हुए हैं उसके आसपास पेन हो रहा है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसकी वजह से क्रॉनिक पेन में पेशेंट रहता है। तो इन सभी कंडीशन में हम कोई ना कोई इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी यूज करते हैं, और उनके पीछे बहुत से मैकेनिज्म हैं जो पेन को कम करने के लिए काम करते हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन जो वेल स्टडीड मैकेनिज्म है वो है पेन गेट थ्योरी। ठीक है, कि इलेक्ट्रोथेरेपी की वजह से जो हमारे ए बीटा फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जो आगे जाके पेन के सिग्नल को क्लोज कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वो होता कैसे है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मेरी स्किन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिरा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट गिरने की वजह से मेरे को पेन फील हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था पेन कौन से फाइबर्स लेके जाते हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर्स। सी फाइबर्स मान लेते हैं ये वाले हैं। सी फाइबर में मैंने आपको बताया था कोई भी माइलिनेशन नहीं होगी और उनका जो डायमीटर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, और दूसरे कौन से फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स, जिनका डायमीटर सी से थोड़ा बड़ा होता है और उनके पास थोड़ी सी माइलिनेशन भी होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 फाइबर्स जो पेन लेके जाते हैं। ये पेन कहाँ लेके जाएंगे, ये पेन लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएंगे और इनकी जो सेल बॉडीज होती है वो बाहर होती है। जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब एक सेल बॉडी होती है, फिर उसका एक सिंगल प्रोसेस निकलता है और फिर वो 2 में बाइफरकेट हो जाती है। तो एक प्रोसेस तो आता है हमारी पेरिफेरी की तरफ, मेरी स्किन की तरफ, और एक प्रोसेस फिर चला जाता है कहाँ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो पेन के सिग्नल्स होते हैं, जो भी सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, वो सारे जाते हैं हमारे डॉर्सल ग्रे हॉर्न में। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, अंदर वाला जो पार्ट है वो ग्रे मैटर होता है, उसका भी जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल ग्रे हॉर्न। तो जो हमारे सेंसरी सिग्नल्स है वो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन्स को पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन इस सिग्नल को लेके जाएगा, दूसरी साइड जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के, और फिर ऊपर चला जाएगा सिग्नल कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन इस सिग्नल को किस तरीके से परसीव करेगा कि हमको पेन हो रहा है। अब ये जो सिग्नल्स हैं जो यहाँ से ऊपर गए हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, लेकिन जो स्टिमुलस था, स्टिमुलस तो इलेक्ट्रिकल नहीं था, वो तो मैकेनिकल स्टिमुलस था। अब होता क्या है, जब भी हमको कहीं पे भी कोई भी इंजरी होती है तो वहाँ पे कुछ सेल्स माइग्रेट करते हैं।
जैसे कि हो गए हमारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और हमारे टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, ये सारे सेल्स वहाँ पे माइग्रेट करते हैं और हीलिंग इनिशिएट कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि अब डैमेज हो चुके हैं। जो डैमेज सेल है अब वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको रिलीज करेगा। तो सेल किससे बनता है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। तो यहाँ पे जो प्रोटीएजेज हैं वो आएंगे, उस सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या रिलीज होगा, प्रोटीएज, ये डैमेज सेल है। इसके अलावा यहाँ पे एटीपी रिलीज होंगे, H+ आयंस रिलीज हो सकते हैं, K+ आयंस रिलीज हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें ये सेल जो है वो रिलीज करता है। अब ये सारे क्या हैं, केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, इनको कन्वर्ट होना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, क्योंकि हमारी नर्व्स तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाएगी। तो ये जो हमारे A डेल्टा और C फाइबर्स हैं, इनमें से मैं इस किसी एक का नर्व एंडिंग बनाता हूँ। ये नर्व एंडिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चैनल्स होते हैं। और हर चैनल अलग अलग स्टिमुलस से खुलता है। कोई चैनल एटीपी डिपेंडेंट होता है, अगर एटीपी बढ़ जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा। कोई चैनल हीट या कोल्ड डिपेंडेंट होता है, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर होंगे वो खुल जाएगा। कुछ चैनल पीएच डिपेंडेंट होंगे, मतलब जैसे ही एसिडिक पीएच होगा वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं तो वो चैनल खुल जाएंगे, K+ आयंस रिलीज हो रहे हैं तो वो चैनल खुल जाएंगे, एटीपी रिलीज हो रहा है तो एटीपी डिपेंडेंट चैनल्स खुल जाएंगे। ऐसे ये जो प्रोटीएजेज है ये आगे जाके ब्राइडिकाइनिन को इंक्रीज कर देता है। वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इनकी वजह से बहुत सारे चैनल्स ओपन होते हैं और अंदर इनफ्लक्स होता है किसका, Na+ का। ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है। और आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने के लिए हमको जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको -70 से -55 ले जाना है। तो हमको +15 वोल्ट्स का स्टिमुलस चाहिए। तो वो ये Na+ जैसे 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 अंदर इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल ये नर्व्स जो हैं वो कैरी करेंगी इधर को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ को। तो जहाँ पे भी इंजरी होती है वहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस चलते हैं और पेन जो है हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है। अब जैसे ही मेरे को कहीं पे भी चोट लगती है तो मैं उस एरिया को रब करता हूँ, उस एरिया को प्रेस करता हूँ, जिससे मुझे पेन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो टच और प्रेशर के सेंसेशन कौन से फाइबर्स ले जाते हैं, A-बीटा फाइबर्स, ये भी मैंने आपको बताया था। और A-बीटा फाइबर्स का जो डायमीटर होता है वो और बड़ा होता है, A डेल्टा से बड़ा होता है। और उनके पास जो माइलिनेशन होती है वो भी थिक होती है। ठीक है, A डेल्टा से ज़्यादा होती है। तो ये वाले जो फाइबर्स हैं ये भी ऐसे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे, इनकी भी सेल बॉडी से बाहर होगी। और ये वाले फाइबर्स क्या करते हैं, ये यहाँ से अंदर जाके हमारे डॉर्सल कॉलम में चले जाते हैं। ये जो पीछे वाला हिस्सा है जो वाइट मैटर है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, और ये पीछे की साइड इसलिए डॉर्सल कॉलम। तो ये यहाँ से जाके और ऊपर सिग्नल ले जाता है ब्रेन की तरफ, किसका, टच और प्रेशर का। ठीक है, ये वाले किसके ले जा रहे हैं, पेन के सिग्नल्स लेके जा रहे हैं। पर जब ये सिग्नल्स ऊपर लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। और वो न्यूरॉन कहाँ जा रहा होता है, यहाँ पे। ठीक है, इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया। तो अब ये जो टच वाले फाइबर्स हैं ये अगर इस इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन का काम क्या होगा, सामने जो भी चीज आए उसको इनहिबिट कर देना। तो इसके सामने क्या आ रहा है, पेन के फाइबर्स। तो जो पेन के सिग्नल सब ऊपर जा रहे थे, जो एक्शन पोटेंशियल पेन के ऊपर जा रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो सिंपल टर्म्स में जब हम A-बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं तो ये जो पेन के सिग्नल्स है वो कम हो जाते हैं, पेन के लिए गेट बंद हो जाता है।
इसी को हम बोलते हैं पेन गेट थ्योरी, सिंपल टर्म्स में, कि जब भी ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट होंगे जो कि टच और प्रेशर के सेंसेशन ले जा रहे हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल में पेन के लिए गेट बंद कर देंगे। अब पेन के जो सिग्नल्स ऊपर जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जाएगा पेन का, लेकिन बहुत ही कम जाएगा अब, क्योंकि वो इनहिबिट हो चुका है इस लेवल पे। तो अब यहाँ पे रोल आता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं और ये टेंस की मशीन है। टेंस की मशीन हम मेनली पेन कम करने के लिए यूज करते हैं। टेंस होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो ये उसके 2 इलेक्ट्रोड्स है जो हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। और अब करंट जो है इधर को जा रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम देते हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन से फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, ए बीटा फाइबर्स, ठीक है। ये ए बीटा फाइबर्स है, ये ए डेल्टा एंड दीज आर सी। तो क्योंकि इनका डायमीटर बड़ा है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा माइलिनेशन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सिग्नल्स ये वाले फाइबर्स लेके जाएंगे और सबसे जल्दी ये स्टिमुलेट होंगे, क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड कम होगा। ज़्यादा डायमीटर है तो ज़्यादा सिग्नल जाएगा। अब हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया, ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट हुए। अब ये सिग्नल्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स जा रहे हैं, तो अब ये ज़्यादा सिग्नल्स ले जाएंगे तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो यहाँ बीच में है उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे। तो अगर अब इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ज़्यादा स्टिमुलेट होएगा तो वो सामने वाली चीज़ को ज़्यादा इनहिबिट करेगा। तो अब ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन यहाँ पे जो पेन के सिग्नल्स जा रहे थे उनको और ज़्यादा इनहिबिट करेगा। तो अब जो हमारा पेन है वो और कम हो जाएगा और हमको जो पेन फील हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके जो ये पैरामीटर्स हैं, उनको इस तरीके से सेट करते हैं कि सेलेक्टिवली ज़्यादातर ए बीटा फाइबर से स्टिमुलेट हो, ए डेल्टा और सी फाइबर ना हो, तो हमारा पेन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। मेनली टेंस में, आईएफटी में या फिर कुछ और करंट्स होते हैं, उनमें हम इस पर्पस के लिए वो स्टिमुलेशन देते हैं कि हमको पेन कम करना है। सेकंड उस पर बढ़ते हैं। सेकंड मेन इंडिकेशन जिसके लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है, फर्स्ट तो हो गया पेन, सेकंड है मसल स्टिमुलेशन, ठीक है। तो अब जैसे कि ये डॉर्सल ग्रे हॉर्न था, ऐसे ही ये आगे वाला एंटीरियर ग्रे हॉर्न है दोनों साइड, ठीक है। एंटीरियर ग्रे हॉर्न, डॉर्सल ग्रे हॉर्न। डॉर्सल साइड सेंसरी सारे न्यूक्लियस होते हैं हमारे, और एंटीरियर साइड मोटर वाले न्यूक्लियस होते हैं। मतलब जो हमारी मसल के पास नर्व जा रही है ना, उनके जो सेल बॉडीज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ से मान के चलते हैं ये एक न्यूरॉन है जो कि गया हमारी मसल के पास। ये मैंने यहाँ पे मसल बना रखी, मसल के अलग अलग फाइबर्स हैं। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ना, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और गामा मोटर न्यूरॉन्स। गामा मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास जाते हैं, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपके एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास जाते हैं। एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स ही मेन आपकी कॉन्ट्रैक्शन कराती है, ठीक है। तो अभी आप ये याद रखो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि जाते हैं हमारी मसल के पास और मसल का कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये जो एक मोटर न्यूरॉन है, यहाँ से एक नर्व जाएगी, मतलब बहुत सारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, यहाँ पे और भी सेल बॉडीज हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जाएंगे और ये मिलके बनाएंगे एक मोटर नर्व, ठीक है। तो अब उस मोटर नर्व का एक मोटर न्यूरॉन ये है, और ये एक मोटर न्यूरॉन आगे जाके अलग अलग मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर सकता है ब्रांच होके। तो मान लेते हैं जो ये वाला मोटर न्यूरॉन है वो इस फाइबर को, इस फाइबर को और इस फाइबर को स्टिमुलेट कर रहा है, इन 3 फाइबर को स्टिमुलेट कर रहा है। तो एक मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है उसको हम बोलते हैं एक मोटर यूनिट, ठीक है। तो ये बन गया एक मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट इज डिफाइंड एज 1 मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग मल्टीपल मसल फाइबर्स। तो हो सकता है कि एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर को स्टिमुलेट कर रहा हो, या एक मोटर न्यूरॉन मल्टीपल मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहा हो, तो वो पूरा का पूरा बनता है एक मोटर यूनिट। तो अब जब भी मैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दूंगा मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, तो मैं किसको स्टिमुलेट करूंगा, मैं अपने मोटर नर्व को स्टिमुलेट करूंगा, ठीक है। मोटर नर्व को स्टिमुलेट करूंगा तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है लेके जाएंगे यहाँ पे, और मेरी जो मसल है वो होगी कॉन्ट्रैक्ट। अब बेस्ट तरीका क्या होता है किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, कि हम मोटर यूनिट को स्टिमुलेट करें। तो हम देखें कि उस मसल के जो मोटर यूनिट्स है मैक्सिमम कहाँ पे हैं,
क्योंकि वहाँ पे अगर हम स्टिमुलेशन देंगे तो मैक्सिमम जो मसल फाइबर्स है वो स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, तो बेस्ट है कि मैं जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो मोटर यूनिट पे दूं, ना कि नर्व के ट्रंक पे। नर्व के ट्रंक पे भी दे सकते हैं जब हमारा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन हमको चाहिए। अगर हमें ग्रॉस पूरा मसल का फंक्शन कराना है, ग्रुप ऑफ मसल का, तो हम मसल की ट्रंक में नर्व की ट्रंक में भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। नहीं तो हम देते हैं कहाँ पे, मोटर यूनिट पे। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को मैं नर्व को स्टिमुलेट ना करने की जगह डायरेक्ट मसल को भी स्टिमुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मसल को स्टिमुलेट करने के लिए मेरे को जो करंट है थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि करंट थोड़ा ज़्यादा डीप जाए और मेरे मसल को स्टिमुलेट कर सकें। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आता है सेंसरी रिस्पॉन्स, फिर आता है मोटर रिस्पॉन्स और फिर आता है पेन रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले स्टिमुलेट होते हैं ए बीटा फाइबर्स, फिर ए अल्फा फाइबर्स, जिससे होती है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में कुछ करंट्स को हम स्पेसिफिकली मसल को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं। तो उन करंट्स के पैरामीटर्स हम इस हिसाब से सेट करते हैं कि करंट जो है वो डीप पेनिट्रेट कर सके, या तो हमारी मोटर नर्व को स्टिमुलेट करे या डायरेक्टली हमारी मसल की ट्रंक को स्टिमुलेट करे। डायरेक्टली मसल की ट्रंक को कब हम स्टिमुलेट करते हैं, जब हमारी कोई भी नर्व इंजरी हो गई। नर्व इंजरी होगी तो अभी नर्व तो आगे सिग्नल ले जा ही नहीं पाएगी, तो उस केस में हम डायरेक्टली मसल को स्टिमुलेट करते हैं। तो अब सिर्फ नर्व इंजरीज में ही हम मसल स्टिमुलेशन यूज़ नहीं करते, हम जनरल मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी जो स्टिमुलेशन है उसको यूज़ करते हैं, मतलब मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। या फिर कुछ कंडीशंस में, जैसे कि ऑपरेशन के बाद, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट के बाद जो मेरी नी के आसपास की मसल है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी पेन की वजह से वो इनहिबिटेड होंगी। ठीक है, तो जो मेरी क्वाड्रिसेप है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब उस फेज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मसल का फंक्शन वापस लेके आना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो उस केस में हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। अब एक्सरसाइज से भी अगर वो जो हमारी मसल है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही, स्टिमुलेट नहीं हो पा रही, तब हम बाहर से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। तो हम वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, साथ के साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देते हैं ताकि मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो सके। तो मसल स्टिमुलेशन दूसरा मेन इंडिकेशन है इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल करंट्स को यूज करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉमन यूजेस देख लेते हैं जिसके लिए हम मेनली इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज करते हैं, वो है हीलिंग और एडिमा कंट्रोल करना। तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो हीलिंग के प्रोसेसेस आपने पढ़े होंगे, हीलिंग में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज होता है, प्रोलिफरेटरी स्टेज होता है, फिर रीमॉडलिंग स्टेज होता है। तो इसमें हमारी बॉडी खुद से कहीं पे भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे हीलिंग इनिशिएट करती है। ये सारे फेजेस वहाँ पे होते हैं और अलग अलग फेज में अलग अलग काम होता है। तो इन्फ्लेमेटरी फेज में वहाँ पे कुछ सेल्स आते हैं जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो ये वो सेल्स है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। ठीक है, प्रोलिफरेशन फेज में वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जो है उसकी प्रोलिफरेशन इंक्रीज होती है, कोलेजन टर्नओवर इंक्रीज होता है, वहाँ पे नए वेसल्स बनने लगते हैं। और रीमॉडलिंग फेज में वहाँ पे और कोलेजन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये तो है नेचुरल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है। अब इलेक्ट्रिकल करंट्स क्या करते हैं, जब हम कोई एक स्पेसिफिक टाइप का करंट देते हैं तो वो इन सारे फेजेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। मतलब अगर मैं इन्फ्लेमेटरी फेज में कोई एक स्पेसिफिक करंट देता हूँ तो वो वहाँ पे इन सेल्स का माइग्रेशन इंक्रीज कर देगा, मतलब वहाँ पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएंगे और जल्दी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोलिफरेशन फेज में अगर मैं कोई टाइप ऑफ करंट दूंगा तो क्या होगा, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होगा। एंजियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, अगर मैं रीमॉडलिंग फेज में दूंगा तो वहाँ पे प्रोटीन टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी यहाँ स्क्रीन में आपको ग्राफ दिख रहा है, ये एक स्टडी से मैंने लिया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइप के करंट्स जो हैं अलग अलग फेजेस में इफेक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हम वुंड हीलिंग के लिए भी करंट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वुंड का वो इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं होता। मेन जो ट्रीटमेंट है वुंड का वो वुंड केयर ही रहता है। सबसे पहले आप उसको क्लीन करते हैं, वुंड डिब्राइटमेंट करते हैं और प्राइमरी वुंड केयर करते हैं। अगर वुंड खुद से हील नहीं हो पाता तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज़ करते हैं उस हीलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, तो एक और कॉमन यूज़ हो गया इलेक्ट्रोथेरेपी का। तो नॉर्मली हम हीलिंग के लिए हाई वोल्टेज पल्स करंट यूज़ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एडिमा कंट्रोल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंजरी होगी तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी डैमेज होंगे,
तो मान लेते हैं ये आपकी आर्टरी है और ये वेन्स हैं और बीच में कैपिलरीज हैं। अब जो हमारा सेल है, सेल के बाहर के स्पेस को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अब जब सेल के बाहर फ्लूइड जमा होने लगता है, टिश्यू फ्लूइड जो भी होता है वो इंक्रीज होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एडिमा। तो यहाँ बाहर कुछ सेल्स हैं और इनके बाहर जब फ्लूइड जमा होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं एडिमा। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है इस एडिमा को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, ये जो सारा फ्लूइड यहाँ पे जमा हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसको कलेक्ट करता है और कहाँ ले जाता है, ऊपर, और ड्रेन कर देता है थोरैसिक डक्ट में। फिर थोरैसिक डक्ट से वो आगे वेन्स में जाता है, सबक्लेवियन वेन में जाता है और एंड में कहाँ पे आ जाता है, वो एंड में वो सुपीरियर वेना कावा में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सारा फ्लूइड है ये ब्लड के अंदर आ जाता है सुपीरियर वेना कावा में और वापस से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो नेचुरली तो हमारी बॉडी ये करती है कि जब भी यहाँ पे फ्लूइड जमा होता है तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसको वापस से सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देता है। तो कहीं पे भी मुझे अगर एडिमा होगा तो स्वेलिंग खुद से कम हो जाती है। लेकिन जब कहीं पे इंजरी होती है तो यहाँ पे ये जो हमारा वेसल्स है ये डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। यहाँ पे प्रोटीन्स आ गए, प्रोटीन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आ गए इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वाटर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं इनकी वजह से यहाँ पे और फ्लूइड इकट्ठा होगा और फ्लूइड इकट्ठा होगा और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा इस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं इस एडिमा को कम करने के लिए। तो अब एडिमा को कम करने के लिए दो प्रिंसिपल्स हैं कि जिस पे इलेक्ट्रोथेरेपी काम करती है। नॉर्मली हम अगर एक्सरसाइजेस भी कराते हैं उस एरिया की तो वो काम करती है। पहला तो है मसल पंप, कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके आसपास मसल्स है मेरी। ठीक है, इस लिम्फेटिक सिस्टम के आसपास यहाँ पे मसल्स हैं, यहाँ मसल्स हैं। तो जब मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करूँगा तो ये जो मेरे वेसल्स हैं यहाँ पे, चाहे वो लिम्फेटिक वेसल्स हों चाहे वो मेरे नॉर्मल वेसल्स हों, ये भी दबेंगे। इनके दबने से क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ये वहाँ से निकलने लगेगा। तो एक तो हो गया मसल पंप। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लगाऊंगा जिससे मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ से फ्लूइड जो है निकलने लगेगा। एक मैकेनिज्म तो ये हो गया एडिमा कम करने के लिए। दूसरा मैकेनिज्म हो गया, ये जो मेरे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूँ, मतलब इनको यहाँ से माइग्रेट कर दूँ कहीं पे, तो इसके साथ फ्लूइड भी चला जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो वाटर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ही हमने देखा था। तो कैथोड को हम ब्लैक कलर से बनाते हैं। अगर मैंने इंजर्ड साइट पे जहाँ पे एडिमा हो रखा है वहाँ पे अगर मैंने कैथोड लगाया, ठीक है, मैंने वहाँ पे कैथोड लगाया तो कैथोड क्या करेगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे किधर की तरफ, एनोड की तरफ। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है अब ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है इसको रिपेल करेगा, किधर को भेजेगा, एनोड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एनोड लगा रखा है कहीं पे। तो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसके साथ साथ जो है फ्लूइड भी ऊपर जाएगा और वहां से फिर वहां के लिम्फेटिक सिस्टम के लिए काम कम हो गया, यहाँ के लिम्फेटिक सिस्टम के लिए काम कम हो गया। अब ऊपर वाले लिम्फेटिक सिस्टम से वो फ्लूइड बाहर आने लगेगा या उनके वेसल्स में जाने लगेगा। तो इस तरीके से भी जो एडिमा है वो कम हो सकता है। इसको हम कहते हैं गैल्वेनोटैक्सिस। ठीक है, गैल्वेनोटैक्सिस मतलब गैल्वेनिक करंट की वजह से, मतलब डीसी करंट, मोनोफेजिक करंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोड, अगर एक इलेक्ट्रोड कैथोड ही है और एक इलेक्ट्रोड एनोड ही है, इसका मतलब हम मोनोफेजिक करंट दे रहे हैं।
तो गैल्वेनिक इफेक्ट की वजह से कुछ जो आयंस है वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस वजह से हमको हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोल सकते हैं, या गैल्वेनोटैक्सिस भी बोल सकते हैं, या गैल्वेनिज्म भी बोल सकते हैं। अब एक और चीज के लिए हम करंट्स को यूज करते हैं, वो है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। इस ग्राफ को हमने क्या नाम दिया था? SD कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, जिसमें इधर है इंटेंसिटी जो है स्ट्रेंथ और इधर है ड्यूरेशन, ठीक है, पल्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हमने अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए ये ग्राफ बना रखा था। ये था हमारा सेंसरी रिस्पॉन्स, ये था हमारा मोटर रिस्पॉन्स, ये था हमारा पेन रिस्पॉन्स। तो एक तो हम इस जो थ्रेशोल्ड्स हैं अलग अलग, सेंसरी थ्रेशोल्ड, मोटर थ्रेशोल्ड और पेन थ्रेशोल्ड, इसके लिए ये ग्राफ बना सकते हैं किसी भी करंट का, ताकि हम अच्छे से डोजेस सेलेक्ट कर सके किसी भी पेशेंट के लिए। या फिर जब नर्व इंजरी होती है तो तब ये ग्राफ बहुत काम आता है, क्योंकि जब नर्व इंजरी होती है और अगर मेरी कोई मसल है, यहाँ पे ये मसल की जो नर्व सप्लाई है ये चली गई है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व बनेगा ना, वो ऐसा नहीं बनेगा, वो अलग बनेगा। फिर जैसे जैसे ये रीजनरेट होने लगती है नर्व, मतलब यहाँ से वापस से कनेक्शन बनने लगते हैं, तो तब ये जो ग्राफ है धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो SD कर्व प्लॉटिंग से हमें ये पता चलता है कि नर्व रीजनरेट हो रही है कि नहीं। अगर नर्व रीजनरेट नहीं हो रही, इसका मतलब हमको अब सर्जरी की जरूरत पड़ेगी इस नर्व को जोड़ने के लिए, या फिर दूसरा टेंडन ट्रांसप्लांट हमको करना पड़ेगा अगर इस मसल की जो नर्व सप्लाई है वो कम्प्लीटली चली गई है। तो फिफ्थ इंडिकेशन और जिसके लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं वो है SD कर्व की प्लॉटिंग करने के लिए। अब हमने फिजियोलॉजी तो पढ़ ली कि इलेक्ट्रिकल करंट्स हमारी बॉडी में कर क्या रहा है। अब हमने लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक मशीन के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी आप आगे इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ोगे, अलग अलग टाइप की मशीन्स होती हैं जिसके बारे में हमने बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें करी, जैसे कि टेंस हो गया, IFT हो गया, हाई वोल्टेज पल्स करंट हो गया, रशियन करंट्स हो गया। लेकिन हमने स्पेसिफिकली किसी एक चीज को नहीं पढ़ा, हमने ओवरऑल करंट्स को पढ़ा है, क्योंकि इन दी एंड ये सारी मशीन करंट ही प्रोवाइड कर रही है और सबकी ये पैरामीटर्स हैं। तो अब आपको पता चल गया, कोई भी मशीन हो उसका कोई भी पैरामीटर आप किस तरीके से चेंज करो कि आप ये सारे इफेक्ट ला सको। अब नेक्स्ट मैं एक बार आपको ब्रीफ में ये जितने भी सारे करंट्स हैं जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, उनके पैरामीटर समझा देता हूँ। तो अब मैं सारी मोडालिटीज के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उन्हीं से कोरिलेट करेंगे इन मोडालिटीज को। जैसे कि हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, इनसे कोरिलेट करेंगे और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स से कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहली मोडालिटी है हमारी टेंस। टेंस की फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो ट्रांस और क्यूटेनियस का मतलब है, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन और ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है। तो हम टेंस को अक्रॉस द स्किन लगाते हैं। टेंस को ही नहीं, ऑलमोस्ट जो हमारी सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज होती हैं वो स्किन के ऊपर ही लगती है, स्किन को पेयर्स नहीं करती। अगर कोई मशीन जिसके इलेक्ट्रोड स्किन को पेयर्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस एप्लीकेशन, मतलब स्किन को पेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है स्किन के अक्रॉस है, स्किन के अंदर हम पेयर्स नहीं कर रहे हैं, सुपरफिशियल एप्लीकेशन होता है टेंस का ही नहीं, सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज का ऑलमोस्ट। ट्रांसक्यूटेनियस, इलेक्ट्रिकल का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट्स हम भेज रहे हैं स्किन में। फिर आता है नर्व स्टिमुलेशन। तो कौन सी नर्व को हम टेंस से स्टिमुलेट कर रहे हैं? मेनली सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं टेंस से। और सेंसरी में भी मैंने आपको बताया था कौन से फाइबर्स को स्टिमुलेट करना है हमको, ए बीटा फाइबर्स को, क्योंकि टेंस का मेन एप्लीकेशन है पेन को कम करना, ठीक है। तो पेन कब कम होगा? जब हम ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट करेंगे, सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो नॉर्मली जो टेंस की मशीन में फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो 10 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक होती हैं और पल्स ड्यूरेशन 50 टू 300 माइक्रोसेकंड्स तक होती है। अब मैंने आपको SD कर्व में बताया था कि अगर 300 माइक्रोसेकंड से ज्यादा वेव्स चली जाती हैं तो सेंसरी, मोटर और पेन थ्रेशोल्ड में कम कम डिफरेंस होता है। तो क्योंकि इसमें 300 से कम ही पल्स ड्यूरेशन हम यूज कर रहे हैं तो टेंस की सेंसेशन ज्यादा कंफर्टेबल हमें लगेगी, एकदम से पेन पेशेंट को नहीं फील होगा अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो। अब यहाँ पे ये जो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इससे कम भी फ्रीक्वेंसी होती है कुछ मशीन्स में, उसको हम बोलते हैं एक्यूटेंस, मतलब एक्यूपंक्चर लाइक टेंस। तो वो मशीन अलग होती है
है, हो सकता है आपको एक ही मशीन में सेटिंग्स मिल जाए, तो उनकी जो प्रिंसिपल है काम करने का वो अलग है। एक्यूपंक्चर टेंस का अलग है। ऐसी एक इंटेंस टेंस भी होता है जिसमें हम हायर इंटेंसिटीज पे टेंस को देते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये नॉर्मल कन्वेंशनल टेंस की सेटिंग है। कन्वेंशनल टेंस का जो प्रिंसिपल है वो पेन गेट थ्योरी है जो मैंने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट आते हैं वेव फॉर्म में किस तरीके की वेव फॉर्म टेंस में यूज होती है। तो टेंस में बाईफेजिक वेव फॉर्म्स यूज होती है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। जो शेप होता है उसका वो रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन वो साइन वेव भी हो सकती है, स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है कुछ कुछ मशीन्स में। और कुछ मशीन्स में बाईफेजिक की जगह मोनोफेजिक का भी यूज किया जा सकता है। अब ये जो बाईफेजिक वेव्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, ये सिमेट्रिकल हो सकती हैं। सिमेट्रिकल मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती हैं बिल्कुल, कि जो ऊपर का और नीचे का फेज है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, और हो सकता है वो एसिमेट्रिकल हो, ये इस तरीके से जाके ऐसे ऐसी वेव्स बन रही हो। ठीक है, तो बाईफेजिक सिमेट्रिकल एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, या फिर बाईफेजिक एसिमेट्रिकल एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक कैथोड है और एक एनोड है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बाईफेजिक करंट है तो फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पे कैथोड लगा रहे हैं कहाँ पे एनोड लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एज अ कैथोड एनोड वर्क करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे मुझे पेन हो रहा है तो मैं कहीं पे भी कैथोड एनोड को लगा सकता हूँ और कहीं पे भी कैथोड को लगा सकता हूँ, बस मुझे वो पेन का एरिया कवर करना है। तो अब इस पूरे एरिया में टेंस में लगा सकता हूँ। पर जिन मशीन में मोनोफेजिक वेव्स का ऑप्शन भी है, और अगर आप मोनोफेजिक वेव्स यूज करते हो या फिर आप एसिमेट्रिक टेंस यूज कर रहे हो जिसमें एक साइड को कम जो है वेव्स जा रही हैं और एक साइड को ज्यादा वेव्स जा रही हैं, तो उस केस में आप प्रेफर करोगे कि जो कैथोड है, कैथोड आपका प्रॉक्सिमली लगे, मतलब जहां मैंने अभी लगा रखा है वहां लगे। अगर आप कैथोड को इधर लगा दोगे मोनोफेजिक, ये जो मोनोफेजिक एप्लीकेशन है इसमें, और एनोड को यहाँ लगा दोगे, तो अब जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से यहाँ अपने पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मोनोफेजिक एप्लीकेशन में आप कैथोड को इधर लगाओगे, क्योंकि कैथोड के नीचे मैंने आपको बताया था डीपोलराइजेशन होती है। तो कैथोड के नीचे डीपोलराइजेशन होगी तो ये नर्व इम्पल्स अब स्पाइनल कॉर्ड तक जा पाएगी। एनोड के नीचे हाइपर पोलराइजेशन होती है, तो अगर यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगी तो जो सिग्नल इधर जा रहे थे हमारे टेंस के वो यहीं पे हो सकता है ब्लॉक हो जाए, ज़्यादा सिग्नल ना जाए। तो सिर्फ मोनोफेजिक एप्लीकेशन में आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो नॉर्मली सारी टेंस की मशीन में बाईफेजिक करंट यूज होता है, तो आप उसमें कहीं पे भी कैथोड एनोड को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूटी साइकिल। तो टेंस की मशीन में जनरली ड्यूटी साइकिल सेट करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, तो 100% ड्यूटी साइकिल में ही जो टेंस है वो डिलीवर होती है। लेकिन हमारे पास टेंस की मशीन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सकती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी स्वीप बोलते हैं, या फिर पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन हो सकती है। मतलब हम एक रेंज में फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप। मतलब आप जैसे मैंने यहाँ पे ये तो रेंज है कि इतने से इतने तक फ्रीक्वेंसी जाएगी, तो या तो मैं 50 हर्ट्ज पे सेट कर दूं फ्रीक्वेंसी को, तो वो 50 हर्ट्ज ही जाती रहेगी पूरे टाइम। लेकिन एक ऑप्शन हो सकता है आपकी टेंस की मशीन में जिसमें ऐसा लिखा हो सकता है 50 हर्ट्ज टू 90 हर्ट्ज। तो अब वो मशीन 50 टू 90, फिर 90 टू 50, 50 टू 90 ऐसे कर करके मॉड्यूलेट होती रहेगी। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप। मतलब टाइम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कितनी चेंज होगी, जितनी आप सेट करोगे। इसके अलावा पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी मैंने आपको बताया हो सकता है। तो आप एक पल्स ड्यूरेशन की रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरे को करंट देना है 100 माइक्रोसेकंड से 200 माइक्रोसेकंड्स तक, तो अब जो मेरी वेव्स जाएंगी वो इतनी रेंज में वैरी करती रहेगी, एक ही पल्स ड्यूरेशन नहीं जाएगी, अलग अलग पल्स ड्यूरेशन जाएगी टाइम पीरियड में। तो हम ये दोनों चीज़ें क्यों करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप और पल्स ड्यूरेशन को क्यों हम चेंज करते हैं टाइम के साथ, ताकि हमारी नर्व अडेप्ट ना हो जाए। नर्व अडेप्ट हो जाएगी तो फिर पेशेंट को जो सेंसेशन है वो कम फील होने लगेगी, इसलिए ये दो ऑप्शन हमको टेंस की मशीन में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज IFT, दैट इज इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो इसको इंटरफेरेंशियल थेरेपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम दो करंट्स को यूज करते हैं और उन दोनों करंट्स के बीच में इंटरफेरेंस होती है, जिससे हमको फाइनल वेव मिलती है। तो इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जो मेन फ्रीक्वेंसी निकलती है वो होती है 1 किलोहर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज, उसको हम बोलते हैं बेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दो करंट्स यूज होंगे, एक करंट ये है और दूसरा करंट
ये है। तो इसमें हम साइन वेव्स या रेक्टेंगुलर वेव्स यूज करते हैं और वेव फॉर्म बाइफेजिक होती है जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। अब मैंने आपको बताया था कि 1 to 10 किलो हर्ट्ज तक की अगर फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं तो हमारी नर्व स्टिमुलेट ही नहीं हो पाती। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलती है, एड ऑन होती है, तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होती है और फाइनल जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है वो होती है 1 to 150 हर्ट्ज की, जिसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो हम जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है वो 1 to 150 हर्ट्ज मिल रही है, इसीलिए ये अच्छे से काम कर पाती है हमारी बॉडी में। नहीं तो इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स अगर हम अपनी स्किन में देंगे तो उससे जो नर्व है वो अच्छे से फायर नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया बेस फ्रीक्वेंसी 1 to 10 किलो हर्ट्ज तक की यूज़ कर सकते हैं हम, पर जो IFT है उसमें मेनली हम 4 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में देखा गया है कि 4 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है इस पूरी रेंज में। तो मान लेते हैं जो एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज और दूसरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो हो सकती है 4100 हर्ट्ज। तो अब जो बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगी जब मैं इन दोनों वेव्स को इंटरफेरेंस करवाऊंगा तो वो निकलेगी 4100 माइनस 400 विल बी इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो होता कैसे है ये, जब इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक वेव ऐसे है और साथ के साथ दूसरी वेव चल रही है सेम, वो भी ऐसे ही है, तो इन दोनों वेव्स में इंटरफेरेंस होगा और अगर हम इन दोनों वेव्स को ऐड ऑन करेंगे तो फाइनल वेव जो मिलेगी हमको वो बड़े एम्पलीट्यूड की मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गई हैं। सिमिलरली अगर ये ऑपोजिट फेज में होती तो ये दोनों सबट्रैक्ट हो जाती और वेव्स एक दूसरे को नलिफाई कर देती। तो यही इंटरफेरेंस यहाँ पे होती है, कुछ वेव्स आपस में जुड़ के बड़ी होती जाती हैं और कुछ वेव्स माइनस हो के कम होती जाती है। तो जो फाइनल करंट हमको मिलता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, वेव्स इंटरफेरेंस की वजह से जो उनकी हाइट है वो कम होती जा रही है और यहाँ पे फाइनली जहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो रही है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। तो इस बीट फ्रीक्वेंसी को हम AMF भी बोलते हैं, डैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो इस बीट फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये एक बीट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बीट फ्रीक्वेंसी होगी जब ये पूरा का पूरा का नीचे से कम होते होते मैक्स होते होते वापस कम हो जाएगा, ये दूसरी बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप इनपुट फ्रीक्वेंसी तो 4 किलो हर्ट्ज तक की दोगे इसमें, लेकिन आपको मिलेगी कितनी, 100 हर्ट्ज की। अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सेम, क्योंकि ये बाईफेजिक वेव से तो फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्रिस क्रॉस फैशन में दोनों इलेक्ट्रोड लगा रहे हो। मान लो कि आप इस करंट का जो कैथोड है उसको आप एनोड है उसको आप यहाँ पे लगा रहे हो और कैथोड को आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो जो दूसरा करंट होगा, क्योंकि ये तो इधर से इधर जाएगा, तो दूसरे करंट को आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे लगेगा आपका यहाँ पे और कैथोड लगेगा यहाँ पे, फिर ये करंट जाएगा आपका इस डायरेक्शन में और यहाँ पे होगी इंटरफेरेंस जहाँ पे आपको मेन इफेक्ट चाहिए। अब इस करंट में और टेंस में ये फर्क है कि ये डीप पेनिट्रेट हो पाएगा। ये डीप पेनिट्रेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं हम किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव इफेक्ट कम कैसे कैसे हो सकता है, या तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करेगा, इसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा अंदर जाने के लिए। अब ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करके ये इंटरफेरेंस करेगा और वहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। तो अगर डीप पेन होता है तो हम IFT यूज़ करते हैं और अगर सुपरफिशियल पेन होता है तो हम टेंस को यूज़ करते हैं। अब ये डीप पेनिट्रेट हो रहा है तो ये मसल्स को भी स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है, और मसल्स को ये स्टिमुलेट करता है रिदमिक फैशन में। तो मसल जब रिदमिक फैशन में स्टिमुलेट होती है तो क्या होगा, एक पंप लाइक इफेक्ट मिलेगा। और मैंने आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में बताया था जैसे ही मसल पंप काम करेगा तो उससे हमारी ड्रेनेज इंप्रूव होगी। तो हम
IFT को एडिमा को कंट्रोल करने के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर हमारा एंकल स्प्रेन है तो एंकल स्प्रेन और एंकल में स्वेलिंग है तो मैं वहाँ पे IFT को लगा सकता हूँ स्वेलिंग को ड्रेन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो फ्लूइड है वो निकल के जाएगा। ड्यूटी साइकिल की बात करें तो अलग अलग ड्यूटी साइकिल के ऑप्शंस होते हैं IFT में, लेकिन स्टडीज़ में देखा गया है कि 20 to 25% की जो ड्यूटी साइकिल होती है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है पेशेंट को। तो आप इस ड्यूटी साइकिल पे सेट कर सकते हैं मशीन्स को। और शेप ये दोनों यूज़ होती हैं, साइन वेव और रेक्टेंगुलर वेव। और टाइप की जो वेव्स हैं वो भी यूज़ हो सकती है IFT में, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फ़र्क नहीं पड़ता शेप क्या है, क्योंकि ये इतनी कम इसकी जो है ड्यूरेशन होगी कि कोई भी शेप का हो वो सेम ही इफेक्ट देगा। नेक्स्ट मोडालिटी हमारे पास है रशियन करंट्स। तो इसकी प्लेसमेंट हम पहले देख लेते हैं। रशियन करंट्स को हम मेनली मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो रशियन स्ट्रेंथ को ओवर द मसल बेली हम लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी मसल है, तो जो आपका कैथोड और एनोड लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, इस मसल बेली के ऊपर। तो इसकी प्लेसमेंट हो गई। इसमें हम बाइफेजिक वेव्स यूज करते हैं और वो साइन या रेक्टेंगुलर वेव हो सकती है। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे। तो जो इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2500 हर्ट्ज की। अब क्योंकि हमको इसको भी डीप पहुंचाना है, मसल्स तक पहुंचाना है, तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी पे जो हमारी मसल है वो फायर नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम इसको बर्स्ट में देते हैं। और जो बर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की। अब ये वेव्स बनती कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मान लेते हैं ये एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2500 हर्ट्ज। अब यहाँ पे जो बर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज और बर्स्ट ड्यूरेशन 10 मिलीसेकंड है। मतलब हमने 50 बर्स्ट दिए हैं और हर बर्स्ट का जो ड्यूरेशन है वो है 10 मिलीसेकंड का। तो अब अगर एक सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं और एक बर्स्ट 10 मिलीसेकंड का है, तो टोटल कितने बर्स्ट होंगे यहाँ पे 100, ठीक है। तो टोटल बर्स्ट होने चाहिए 100, पर हमारे पास कितने बर्स्ट आए 50 हर्ट्ज। तो होता क्या है, जब मैं 10 मिली सेकेंड्स के बर्स्ट देता हूँ, मान लेते हैं ये बर्स्ट फ्रीक्वेंसीज दी मैंने, ये 10 मिली सेकेंड की है, फिर नेक्स्ट बर्स्ट 10 मिली सेकेंड का है, फिर नेक्स्ट बर्स्ट जो है वो भी 10 मिली सेकेंड्स का है। तो ऐसी 10 मिली सेकेंड्स के कितने बर्स्ट हैं यहाँ पे 100 बर्स्ट है, ठीक है। तो जाके कितनी हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2500। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे हर ऑल्टरनेट बर्स्ट को ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको टोटल अब कितने बर्स्ट मिलेंगे, टोटल थे 100 बर्स्ट, लेकिन 10 मिली सेकेंड के लिए जो मशीन है वो ऑफ हो जाती है, फिर 10 मिली सेकेंड के लिए मशीन ऑन हो जाती है, ऑफ, फिर 10 मिली सेकेंड के लिए मशीन ऑफ हो जाती है, एंड देन अगेन 10 मिली सेकेंड के लिए मशीन ऑन हो जाती है। तो ये ऑफ वाला फेज है, यहाँ पे करंट नहीं डिलीवर होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं बर्स्ट फ्रीक्वेंसीज 50 हर्ट्ज। तो टोटल 50 बर्स्ट जाएंगे, हर बर्स्ट 10 सेकंड का होगा, और मशीन जो है वो 50% ड्यूटी साइकिल पे काम करेगी। मतलब 50% टाइम के लिए मशीन ऑफ रहेगी और 50% टाइम के लिए मशीन ऑन रहेगी। तो अगर मैं फाइनल वेव यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे टोटल, जैसे मान लेते हैं ये एक बर्स्ट हुआ, फिर मशीन ऑफ हुई, फिर ये एक बर्स्ट हुआ, फिर मशीन ऑफ हुई, फिर एक बर्स्ट हुआ, फिर मशीन ऑफ हुई। तो ये जो ड्यूरेशन है इस बर्स्ट की, इसको हमने बोला ये है 10 मिली सेकेंड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक सेकेंड में ऐसे कितने बर्स्ट आएंगे, टोटल 50 बर्स्ट आएंगे। तो इसीलिए इसकी जो बर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 50 हर्ट्ज की। अब अगर हम बात करें कि एक बर्स्ट में कितने वेव्स होंगे, सिर्फ एक सिंगल बर्स्ट में कितने वेव्स होंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था टोटल 100। अगर 10 मिली सेकेंड का एक है, ये 10 मिली सेकेंड का एक है, तो ऐसे 100 आने चाहिए। ये जो बीच वाला ऑफ हो रखा है यहाँ पे भी तो वेव्स जो है वो कटी है ना। तो अगर आप 2500 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। मतलब हर 10 मिली सेकेंड में 25 वेव्स जा रही हैं। फिर इस वाला जो फेज है यहाँ पे भी 25 जानी चाहिए थी, ये भी 10 सेकेंड का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो मशीन है वो है ऑफ, ठीक है। फिर 25 वेव्स जाएंगी, फिर मशीन जो है वो है ऑफ, फिर 25 वेव्स जाएंगी। पर जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो 2500 हर्ट्ज नहीं होगी, वो होगी 50 हर्ट्ज। जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो
इसके बेसिस पे करेगी जो बर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने दी है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रैंप टाइम। रैंप इसीलिए करते हैं हम ताकि जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो सडनली ना हो। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो धीरे 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 इंक्रीज होता है, फिर थोड़ी देर सस्टेन रहता है, फिर धीरे 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 डिक्रीज होता है, फिर एक रेस्ट पीरियड आता है, फिर जो मशीन है वो फिर से करंट बढ़ाने लगती है, फिर मेंटेन करती है, फिर धीरे धीरे ड्रॉप होता है, फिर रेस्ट टाइम आता है। तो इस तरीके से रशियन करंट्स काम करता है। अगर आप क्वाड्रिसेप पे रशियन करंट्स लगा रहे हैं तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी बढ़ेगी, उसी टाइम पे आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट करे, और उसके बाद फिर वो टाइट एकदम से जो नी है हमारा एक्सटेंड हो जाता है, और उसके बाद जो ये मशीन है वो थोड़ी देर तक करंट को सस्टेन रखती है और फिर से जो करंट है धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाता है। तो रैंप टाइम हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट ना हो और पेशेंट को टाइम मिले ये सोचने का कि हाँ अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रही है, तो पेशेंट खुद से वॉलेंटरीली भी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो रशियन करंट्स को मेनली हम मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं और एडिमा के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हाई वोल्टेज पल्स करंट। तो इस करंट को हम मेनली एडिमा कम करने के लिए यूज़ करते हैं और हीलिंग के लिए देते हैं। इसमें जो वेव फॉर्म यूज़ होती है वो होती है ट्विन स्पाइक, मतलब सडनली जो है वो करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद ड्रॉप आता है और फिर ये आगे इस तरीके से धीरे 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 कम हो जाता है। तो सडनली एक शार्प राइज होता है, और यहाँ पे जो हम करंट की इंटेंसिटी यूज़ करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस में आपके पास इंटेंसिटी है, सॉरी वाई एक्सिस में, तो ये इंटेंसिटी 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट्स तक भी जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये जो एक वेव का टाइम होता है ये बहुत ही कम होता है। ये 7 माइक्रोसेकंड का होता है टोटल, जितने में ये हाफ ड्रॉप हो रहा है 7 माइक्रोसेकंड, और ये वाला भी 7 माइक्रोसेकंड, और ये जो टोटल टाइम भी है ना एक वेव का, ये 50 to 200 माइक्रोसेकंड ही रहता है। तो इतने कम माइक्रोसेकंड के लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज का अगर हम करंट देते हैं तो पेशेंट को वो अनकंफर्टेबल नहीं लगता, ना ही पेशेंट को बर्न के चांसेस हैं, क्योंकि जो पल्स ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 to 120 हर्ट्ज रहती है, और वेव फॉर्म आपने देखा कि ऊपर ही ऊपर है सारा, तो वेव फॉर्म मोनोफेजिक है यहाँ पे। अभी तक जो भी करंट्स हमने पढ़े सारे बाईफेजिक थे, तो ये मोनोफेजिक है, तो इसीलिए यहाँ पे काम आता है। जो एडिमा में मैंने आपको बताया था कि एडिमा में अगर मेरे को नेगेटिव प्रोटीन्स को अगर मैं वहाँ से भेज दूँ तो फ्लूइड जो है वो खुद ड्रेन हो जाएगा, तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल काम करता है। क्योंकि ये मोनोफेजिक करंट है तो एक इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड वर्क करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ एंकल में स्वेलिंग है, तो मैं स्वेलिंग की जगह पे कैथोड को लगा सकता हूँ और एनोड को मैं डिस्टली कहीं पे लगा सकता हूँ। मान लेते हैं मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब जो प्रोटीन की फ्लो है, मतलब प्रोटीन का जो डायरेक्शन है नेगेटिव प्रोटीन्स का, वो रिपेल होके जाएंगे दूसरी साइड को, और जो फ्लूइड है वो भी ड्रेन होता रहेगा। साथ के साथ मैं एंकल को एलिवेट कर दूंगा तो थोड़ा थोड़ा ग्रेविटी भी हेल्प करेगी। तो जब मैं एडिमा कंट्रोल करने के लिए हाई वोल्टेज पल्स करंट को यूज़ करूँगा तो मैं कैथोड को डिस्टली लगाऊंगा, मतलब जहाँ पे स्वेलिंग है। लेकिन अगर मैं हाई वोल्टेज पल्स करंट को हीलिंग के लिए दे रहा हूँ तो मैं एनोड को उस जगह पे लगाऊंगा, क्योंकि वो जो भी मैंने आपको चीज़ें बोली थी कि एंजियोजेनेसिस होता है, वहाँ पे सेल्स आते हैं जो कि हैं मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स आपके, और प्रोलिफरेशंस होती है, वो सब एनोड के नीचे होती है, ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है। तो जब हीलिंग के लिए आप दोगे तो एनोड को आप वहाँ पे लगाओगे, और जब आप एडिमा कम करने के लिए दोगे तो आप कैथोड को स्वेलिंग की जगह पे लगाओगे ताकि स्वेलिंग जो है वो ड्रेन हो। नेक्स्ट इज योर फैराडिक करंट्स एंड गैल्वेनिक करंट। तो फैराडिक और गैल्वेनिक करंट दोनों ही मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फैराडिक करंट्स मेनली नर्व को, मोटर नर्व को स्टिमुलेट करता है, और गैल्वेनिक करंट का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। अब इसको अगर मैं इंटरप्शंस में दूँ तो उसको हम बोलेंगे इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। तो डिनर्वेटेड मसल को, डायरेक्टली मसल को मुझे स्टिमुलेट करना है तो मैं इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट को यूज़ करूँगा, और मुझे मोटर नर्व को स्टिमुलेट करना है तो मैं फैराडिक करंट्स को यूज़ करूँगा। तो इसकी प्लेसमेंट जो होगी वो भी इसी तरह होगी। अगर फैराडिक करंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जहाँ पे मोटर पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स मुझे आएगा वहाँ मैं लगाऊंगा कैथोड को। कैथोड जनरली यहाँ पे पेन इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ बोनी प्रोमिनेंस पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट यूज़ कर रहा हूँ और मुझे एक मसल को स्टिमुलेट करना है तो मैं उस मसल बेली पे दोनों इलेक्ट्रोड को लगा दूंगा। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया तो मैं दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ लगा सकता हूँ उस मसल बेली पे।
अब बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे 50 to 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और यहाँ पे लेस देन 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन 0.1 to 1 मिली सेकेंड रहती है और यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा रहती है, जनरली 100 मिली सेकेंड to 300 मिली सेकेंड के बीच में रहती है। तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी बताया था कि डिनर वेटेड मसल है, तो हो सकता है वहाँ पे सेंसरी सप्लाई भी चली गई हो इंजरी की वजह से, तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा आप ज़्यादा करंट दोगे तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा पल्स ड्यूरेशन की वेव्स देते हैं और कम एम्पलीट्यूड यूज़ करते हैं। तो अगर पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, पर एम्पलीट्यूड आपको इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो कम एम्पलीट्यूड में ही चार्ज डेंसिटी आप ज़्यादा डिलीवर कर सकते हो क्योंकि आपके पास पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लंबे पल्सेस यूज़ करते हैं कम इंटेंसिटी के साथ, और यहाँ पे हम शॉर्टर पल्सेस यूज़ करते हैं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, और यहाँ पे हम मोटर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। अब इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे करंट्स होते हैं, मोडालिटीज़ होती हैं जो हम इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ करते हैं। अभी मॉडर्न टाइम में हम मसल को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या फिर इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, फंक्शनल मसल स्टिमुलेशन। ये सारे एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये मोटर नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हमको फील होती है। पर जो फैराडिक करंट है ना, जो हम पहले यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, उसमें उसको मॉडिफाई करके दिया जाता है। तो उसमें मेनली मोनोफेजिक वेव्स होती हैं और सर्ज्ड वेव्स होती हैं। ये जो नई मोडालिटीज़ हैं इनमें बाईफेजिक वेव्स का यूज़ होता है। इसके अलावा डायडायनेमिक करंट्स भी होते हैं जो कि कम स्टडीड हैं और इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते सारे क्लिनिक्स पे, लेकिन ये भी जैसे कि टेंस है, IFT है, उन्हीं की तरह काम करते हैं। तो इसके लिए मैं एक रिसर्च आर्टिकल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायडायनेमिक करंट्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी करंट्स है जैसे कि गैल्वेनिक करंट्स। हमने इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट देखा है, ऐसे हम कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट करंट भी यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? आयोंटोफोरेसिस के लिए। तो आयोंटोफोरेसिस मतलब हम मेडिकेशन जो है वो इलेक्ट्रोड के थ्रू दे सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर मुझे कोई मेडिकेशन देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना है आर्थराइटिस की कंडीशन में, तो मैं डेक्सामेथासोन वो एक मेडिसिन है, मैं उसको यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड लगा दूंगा। तो इलेक्ट्रोड से जो करंट फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, वो उसको रिपेल करेंगे हमारी स्किन के अंदर और हमारी स्किन के अंदर वो ड्रग जाएगा। तो ये हम देते हैं जनरली डायरेक्ट करंट से, क्योंकि हमको जो अगर हमको नेगेटिव आयन भेजना है तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नीचे उसे रख देते हैं, और अगर हमको पॉजिटिव भेजना है तो हम एनोड के नीचे उसे रख देते हैं। फिर माइक्रो करंट्स भी यूज होते हैं कुछ कुछ मशीन्स में। उसके अलावा ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन भी होता है। मतलब जैसे हम अपनी स्किन में स्टिमुलेशन दे रहे हैं, वैसे ही ब्रेन को भी हम स्टिमुलेट करते हैं। अब नई मशीन्स आई हैं जिससे हम कॉर्टिकल स्टिमुलेशन कर सकते हैं, तो उसमें हम अपनी क्रेनियम पे इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं। उसके अलावा ड्राई नीडलिंग जब हम करते हैं ना, तो ड्राई नीडलिंग में भी हम इलेक्ट्रोड को लगा सकते हैं। तो अलग से मशीन्स आती हैं उनके अटैचमेंट की, या फिर सेम मशीन में अटैचमेंट मिल सकते हैं आपको ड्राई नीडलिंग में लगाने के लिए। और भी कुछ कुछ नई नई मशीन्स आएंगी, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल रहेगा, उनके जो पैरामीटर्स रहेंगे, सब वही रहेंगे जो अभी तक मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ाया है। तो अगर आपको वो अच्छे से पता है तो आप उनकी सेटिंग्स भी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर सकते हैं।